हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र। आज की वीडियो में रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का प्रॉब्लम नंबर 3 करने वाले हैं। देखो, इससे पहले अगर आपने इससे रिलेटेड और वीडियो नहीं देखी है अभी तक, तो आप जाके जरूर देखें। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की वीडियोस बनी हुई है ऑलरेडी। उन सभी वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। साथ ही साथ आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो। ठीक है, वहां पर भी आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। हमने रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की बात कर रहे थे। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होता क्या है, तो उसमें हम पूरी बात कर चुके हैं। प्रॉब्लम भी एक दो कर ली थी हमने, वो बाकी पहले आप वीडियो जाके जरूर देखिए, जिससे आपका बेसिक क्लियर होगा। तो आज का क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसमें आप बैलेंस शीट बनाना भी सीखने वाले हैं। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में किस तरीके से बैलेंस शीट बनती है, पहले आप वो कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करिए वहां जाके, फिर बहुत अच्छा लगेगा आपको ये वीडियो देख के। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, ये क्वेश्चन करने वाले, ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट एक्चुअल में क्वेश्चन बहुत आसान है। आसान बहुत होता है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। और वही मेरी कोशिश है कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आए। ठीक है, उसके लिए लेकिन आपको पहले पुरानी वीडियोस देखनी है, तब जाके आपका कंसेप्ट क्लियर होगा एक एक करके। ठीक है, वीडियो को आपको देखना है अच्छे से, उसका कॉन्सेप्ट समझो, फिर आप प्रैक्टिस करो। तब जाके आपकी वीडियो से भी हेल्प होगी, क्योंकि सिर्फ वीडियो से आपकी हेल्प तभी हो पाएगी जब कंसेप्ट आप समझोगे और प्रैक्टिस उसके बाद करनी है आपको। ठीक है ना। देखो क्या लिखा हुआ है। राजा बदर लिमिटेड के पास इश्यूड, उन्होंने शेयर कैपिटल इशू करी 1300, 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, और उसके बाद इक्विटी शेयर भी इशू करे थे। प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं प्रीमियम ऑन 10% ऑन 1 अप्रैल 2011, उस समय रिडीम करने हैं। तो कंपनी की देखो बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2011 की। ठीक है, ये बैलेंस शीट है। इसमें शेयर कैपिटल दे रखी है आपके सामने, देखो वही 1300 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, 100 रुपए के हिसाब से फुली पेड है। सबसे बड़ी बात यह है, देखो आपको हमेशा एक तो चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि प्रेफरेंस शेयर फुली पेड अप है या नहीं है। अगर आपके प्रेफरेंस शेयर फुली पेड अप नहीं है, तो पहले उसको फुली पेड अप बनाना पड़ता है। यानी कि जिन्होंने पैसा नहीं दिया हुआ, उनसे पहले वो पैसा मंगाना पड़ेगा, तब आप कर सकते हो। क्योंकि कंपनीज एक्ट सेक्शन 80 में क्या बता रखा है, ये तो बता रखा था। तो ये चीज अच्छी बात है। उसके बाद आप देख सकते हो कि 45,000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपए की, फुली पेड है ये भी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक बैलेंस दे रखा है, यानी कि प्रॉफिट दे रखा है आपको सामने सामने। ठीक है, और सन्ड्री क्रेडिटर दे रखे हैं 90,000 की। ठीक है, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट बैंक, ये सब दे रखा है। कह रहा है कि रिडेम्पशन करने के लिए कंपनी ने डिसाइड करा, क्योंकि आपको पता है रिडेम्पशन करने के लिए पैसा चाहिए। प्रेफरेंस शेयर को पैसा देना है तो अपने जेब से नहीं देना। कंपनी कहती है कि क्या, कंपनीज एक्ट में क्या कहा हुआ था आपको याद है ना। ये चीज बार बार बतानी जरूरी है, क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है इसका। कि रिडेम्पशन आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, यानी कि फिर शेयर भी कौन से, इक्विटी वाले। या तो आप शेयर को इशू करो, इक्विटी शेयर को इशू करके पैसा लाओ रिडेम्पशन के लिए, या फिर आप क्या करो, अपने अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो प्रॉफिट है पिछले साल जो बचा के रखे हुए थे आपने, यानी कि जो आपके अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़े हुए हैं, या फिर आपने कोई रिजर्व्स बना के रखे हुए रिजर्व्स, वहां से रिडेम्पशन करो। इसके अलावा कहीं और से पैसा अरेंजमेंट करके रिडेम्पशन नहीं कर सकते। ये बात क्लियर है ना आपको। ये बात पहले पता होनी चाहिए आपको। फ्रेश इशू या तो इक्विटी शेयर से आप पैसा लो, या आप पुराने जो रिजर्व्स पड़े हुए हैं वहां से पैसा लो। इसके अलावा कहीं से भी पैसा नहीं लाना। वो पैसा बढ़े ले आओ, रिडेम्पशन के लिए आप यूज नहीं कर सकते। अब देखो कंपनी यहां पर क्या कर रखा है, देखो क्वेश्चन में इन्होंने कहा रिडेम्पशन करने के लिए कंपनी ने इन्वेस्टमेंट को भेज दिया 30,000 में। इन्वेस्टमेंट देखो ऊपर पड़ी थी 37,000 की, और उस इन्वेस्टमेंट को इन्होंने 30,000 में भेज दिया। समझ रहे हो बात को। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, टू फाइनेंस पार्ट ऑफ द कंपनी फ्रॉम कंपनीज फंड। मतलब कंपनी अपने फंड्स के, अब जो पहले से पड़े हुआ था यानी कि पैसा, वहां से फाइनेंस कर रही है कुछ पैसा। टू पार्ट, पार्ट मतलब कुछ पैसा फाइनेंस करने के लिए अपने कंपनी ने अपने फंड्स को इस्तेमाल करा, और उसकी वजह से
23,000 पे ही सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस रहेगा। उन्होंने कहा कि सब्जेक्ट टू लिविंग अ बैलेंस ऑफ 23,000 पे इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि वो कह रहे हैं कि कंपनी कह रही है कि कंपनी अपने फंड से पैसा ले लेगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखो 80,000 रुपए का पड़ा है, वो कह रहा है कि यहां से पैसा ले लेना है, लेकिन कम से कम 23,000 रुपए तो बैलेंस चाहिए ही चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, इससे कम नहीं होना चाहिए बैलेंस। आप 50,000 रुपए मतलब आप 80,000 में से जितना मुझे निकाल लो पैसा, लेकिन 23,000 रुपए वहां मेंटेन करके रखना। कंपनी ने ये कह रहा। उसके बाद कह रहे हैं कि टू इशू सफिशिएंट इक्विटी शेयर, 10 रुपए की देखो इक्विटी शेयर इशू कर दिए एट अ प्रीमियम 20% पर शेयर टू रेज द बैलेंस ऑफ फंड्स। यानी कि अगर कुछ बैलेंस बच जाता है आपका तो अब इक्विटी शेयर का इस्तेमाल कर लो, तब आप इशू कर सकते हो। तो क्वेश्चन में आपको जनरल एंट्री पास करनी है और बैलेंस शीट बनानी है जैसे आपका रिडेम्पशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब देखो मेरी बात ध्यान से। तो पहले हम जनरल एंट्री करते हैं। सबसे पहले आपने वो जनरल एंट्री करनी है कि पैसा लाने की, रिडेम्पशन के लिए जो पैसा लाना है सबसे पहले वो जनरल एंट्री करनी होती है, उसके बाद रिडेम्पशन की एंट्री करनी होती है। ठीक है, सबसे पहले कौन सी जनरल एंट्री करनी है कि पैसा कहां से आएगा रिडेम्पशन के लिए। और देखो सबसे पहले क्या लिखा मैंने, 30,000 रुपए के 30,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट बेची है ना पैसा लाने के लिए, तो पहले इसकी जनरल एंट्री करो। बात समझ में आ रही है अच्छे से। तो पहले जनरल एंट्री कौन सी करनी है, पैसा कहां से आएगा। तो इन्वेस्टमेंट बेची, इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री क्या होती है, सर बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, पैसा आया मेरे पास, बिल्कुल बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट। कितने का बैंक अकाउंट डेबिट होगा, जितने का पैसा आपके पास आया है। इन्वेस्टमेंट को बेच के 30,000 रुपए आया है ना, 30,000 रुपए बेची है ना इन्वेस्टमेंट, तो 30,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में आए, तो 30,000 रुपए यहां लिख दो, क्योंकि एसेट इंक्रीज होते हैं डेबिट साइड से। लेकिन सर इन्वेस्टमेंट बेची है तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि एसेट कम हो गया। लेकिन एसेट इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 37,000 की थी। तो इन्वेस्टमेंट जो आपने बेची है यानी कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा, और वो कितने से होगा, 37,000 से। लेकिन सर इन्वेस्टमेंट तो 30,000 की बेची है, हाँ वो तो लॉस में बेच दी ना फिर आपने, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 37,000 थी, आपने बेची 30,000 में है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट तो 37,000 क्रेडिट होगा, बिकॉज इन्वेस्टमेंट तो 37 की थी। तो बाकी का सर 7,000 रुपए क्या हुआ, डेबिट क्या होगा, वो लॉस। वो लॉस होता है डेबिट, वो लॉस कहां जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहां पर वैसे कंपनी में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, बट यहां पर क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही लिखा हुआ है, इसलिए मैं भी यहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख रहा हूं। क्योंकि यहाँ 7,000 रुपए का लॉस हो गया, तो यहां पर वैसे आप क्या लिखते हो, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, यही लिखते हो ना। आप इसकी जगह सीधा क्या लिख सकते हो, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप ट्रांसफर करते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो आप सीधा लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वैसे आप क्या लिखोगे, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि लॉस हुआ है ये, पर क्योंकि वो लॉस सीधा आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 7,000 से। ये लॉस, लॉस आपका एक्सपेंस है तो डेबिट होता है। तो ये हुआ। उसके बाद दूसरा क्या करा ना आपने, अब आपने इक्विटी शेयर देखो इशू करने की एंट्री करनी, ये तो एंट्री नहीं है ना, ये तो आपने 30,000 रुपये कह रहा है बैलेंस रखना है। अब इक्विटी शेयर इशू करने की एंट्री करो, करो एंट्री, क्या होगी भैया, इशू इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, पैसा आया शेयर इशू करके, टू इक्विटी शेयर कैपिटल को, क्या आपका कैपिटल बन गई, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब क्योंकि ये प्रीमियम पे है, क्योंकि आपने देखो 20% प्रीमियम पे इशू करा है, तो प्रीमियम का पैसा प्रीमियम पे जाता है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बनेगा, क्योंकि जो प्रीमियम का पैसा होता है वो सिक्योरिटी प्रीमियम जाता है, और यहां पर फेस वैल्यू जाएगी। तो इसका मतलब देखो कितने, अब ये नहीं पता इक्विटी शेयर कितने इशू करें, ये नहीं पता, तो उसके लिए तीसरी एक जनरल एंट्री पहले करनी पड़ेगी। वो क्या है, अब देखो आपको ये समझना पड़ेगा, यहां पर एक वर्किंग नोट बनेगा, वर्किंग नोट बनेगा, देखो आप यहां पर एक आपको एक समझना पड़ेगा कि इक्विटी शेयर कितने इशू करें। तो यहां पर एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड। यहां पर एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा आपको, तो कितने इक्विटी शेयर इशू करने पड़ेगा, तो कैसे समझ में आएगा, देखो बड़ा सिंपल है। आपको ये बात पता है ना कि इन्वेस्टमेंट बेची है, तो क्या मैंने, मुझे एक चीज बताओ, मैंने क्या बताया था आपको भी, कंपनी रिडेम्पशन का पैसा कहां से ला सकते हैं, या तो फ्रेश इशू करके या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट से। बात समझ रहे हो मेरी बात को। तो आपने इन्वेस्टमेंट वैल्यू देखी है,
उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, बिकॉज रिडेम्पशन के लिए वो पैसा कहीं काम नहीं आने वाला। तो भले ही बैंक अकाउंट में 30,000 रुपए क्यों ना आए हो, इसका कोई फायदा नहीं है, इसको हमने इस्तेमाल ही नहीं करना रिडेम्पशन के लिए। तो ये बात समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये 30,000 रुपए किसी इस्तेमाल के नहीं होने वाले। तो इस्तेमाल क्या होने वाले हैं? एक तो इक्विटी शेयर का पैसा, और दूसरा पैसा हो सकता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वाला, यानी कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपके 80,000 पड़े हैं, इसका बैलेंस इस्तेमाल होगा, इसका बैलेंस। तो ये जो इन्वेस्टमेंट बेची है, ये किसी काम की नहीं है। हमने यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखना है कि वहां से पैसा कितना उठाने वाला हूं, फिर देखूंगा कि मेरे पे पैसा कितना कम पड़ा हुआ है। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बैलेंस पड़ा हुआ है वो कितना पड़ा हुआ है? सर 80,000 रुपए का पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब मैक्सिमम 80,000 रुपए बैलेंस इस्तेमाल कर सकता हूं मैं, बिल्कुल कर सकता हूं सर। लेकिन कंपनी ने ये भी तो कह रखा है कि 23,000 रुपये नहीं कर सकते आप इस्तेमाल। 23,000 रुपये का तो मिनिमम बैलेंस वहां रखना ही रखना है। तो सर इसमें से 23,000 रुपये माइनस कर दो ना, इसका मतलब आप, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 80,000 रुपये इस्तेमाल कर सकते हो। इक्विटी शेयर कितने इशू करने हैं उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा ना, कि मैं बाकी का बैलेंस क्या क्या इस्तेमाल करूंगा, तभी तो देख पाऊँ तो इक्विटी शेयर कितने इशू करने हैं। पहले मुझे ये चेक करना है कि मैं कहाँ कहाँ से पैसा उठा सकता हूँ, और मैंने आपको पहले ही बता रखा है सिर्फ दो जगह है, या तो इक्विटी शेयर से पैसा उठा सकता हूँ या फिर अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। तो अभी ये नहीं पता मुझे, तो ये निकालने के लिए पहले मैं ये चेक कर रहा हूँ कि ये अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट से मैं कितना बैलेंस इस्तेमाल कर सकता हूँ, तभी तो मैं बैलेंस देख सकता हूँ ना कितना बचा है। समझ रहे हो बात को? इन्वेस्टमेंट बेची है वो किसी काम की नहीं है मेरी। मैं पैसा लाता हूं या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट से लाऊंगा, या रिजर्व से लाऊंगा, या फिर मैं सीधा इक्विटी से। तो अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट पहले देख रहा हूं कितना पड़ा है, कि वहां से कितना बैलेंस उठा सकता हूं, फिर देखूंगा कि मुझे कितना पैसा चाहिए। तो देखो 80,000 रुपये पड़ा है, बट 80,000 में से मुझे अमाउंट रिटेन कितनी करनी है? अमाउंट रिटेन्ड बाय कंपनी, कितनी अमाउंट रिटेन करनी है? सर 23,000 रुपये कंपनी ने कहा है, तो वो बैलेंस मैं इस्तेमाल कर नहीं सकता। और एक और चीज, कि अभी हमने जो एंट्री करी इन्वेस्टमेंट को बेच के, तो 7,000 रुपये का लॉस हो गया मुझे, और वो 7,000 का लॉस मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर कर दिया, यानी कि 7,000 में मेरा प्रॉफिट कम हो गया, क्योंकि लॉस से आपका प्रॉफिट कम हो जाता है। तो यहाँ लिखूंगा लॉस ऑन सेल ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये जो लॉस हुआ मुझे इन्वेस्टमेंट को सेल करके, इसकी वजह से 7,000 रुपये मेरा प्रॉफिट कम हो गया। तो अब मेरा बचा कितना है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस कर दो, मेरा 23,000 में मुझे इस्तेमाल नहीं करने, 7,000 का लॉस हो गया, तो बचा कितना? 30,000 में यहाँ पे गए तो बचा सिर्फ 50,000 रुपये। तो इसका मतलब ये 50,000 रुपये का बैलेंस मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। आपको पता है जब ये इस्तेमाल करूंगा तो कहाँ डालूंगा मैं, किस अकाउंट में डालूंगा? याद है ना आपको? अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। जब मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ रिडेम्पशन के लिए, तो कहाँ डाल देता हूँ इसको, किस अकाउंट में डालता हूँ? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 50,000 रुपये का बनेगा, तो पहले उसकी एंट्री करते। तो टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, क्योंकि रिजर्व है तो क्रेडिट होता है, तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाना है। प्रॉफिट ये रिडेम्पशन के लिए बनता है, तो रिडेम्पशन और प्रेफरेंस शेयर के लिए बनेगा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 50,000 रुपये का। और कहाँ से बनेगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बना रहा हूं मैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कि वहां से 50,000 रुपये ही ले सकता हूँ, क्योंकि 30,000 रुपये तो पहले गायब हो चुके हैं वहां पर, तो बचा कितना? सिर्फ 50,000। तो सर इसका मतलब 50,000 रुपये तो मेरे पे आ गए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, पर चाहिए कितने सर? सर चाहिए मेरे पे कितने? सर चाहिए तो मेरे पास भाई सिंपल सी बात है ना, आपको रिडेम्पशन कितनी करनी है वो देख लो। सर 1,30,000 रुपये चाहिए मुझे, क्योंकि रिडेम्पशन कितनी करनी है? 1,30,000 रुपये की। सर प्रीमियम भी तो है, ऊपर लिखा 10% प्रीमियम। अरे उसको छोड़ो अभी, प्रीमियम का पैसा हम प्रीमियम से ले आएंगे कहीं से? प्रीमियम का पैसा प्रीमियम से आता है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है? तो उसको छोड़ो अभी, क्योंकि हमने इक्विटी शेयर भी प्रीमियम पे इशू करे, तो प्रीमियम का पैसा यहां से आ जाएगा प्रीमियम को पे करने के लिए। हमें ये देखना है कि 1,30,000 रुपये चाहिए, शेयर कैपिटल से कहां से पैसा आएगा। तो 1,30,000 रुपये चाहिए थे, 50,000 रुपये के आदेश गए, तो बचे कितने? 80,000 रुपये। तो 80,000 रुपये हमने चाहिए मुझे। तो इसका मतलब समझ रहे हो, वर्किंग नोट से आपको समझ में आ गया? देखो ये है, ये मैं कह रहा था वर्किंग नोट, देखो ये ऐसे बनाना है। 80,000 रुपये प्रॉफिट लॉस, 30,000 रुपये गए, 50,000 रुपये ट्रांसफर करके सेंटर उसको हमको। तो इक्विटी शेयर कितने इशू करने हैं सर? 80,000 रुपये करने हैं, क्योंकि 1,30,000 रुपये चाहिए थे। तो 1,30,000 में से 50,000 गए, 80,000 रुपये। और कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे? सर एक शेयर की वैल्यू कितनी है उसके हिसाब से देख लो। एक शेयर कितनी वैल्यू कितनी है? 10 रुपए की है, ठीक है, 10 रुपए की है। तो इसका मतलब
₹10 के हिसाब से डिवाइड कर दो, एक शेयर ₹10 का है और चाहिए मुझे 80,000 रुपए, तो 8,000 शेयर इशू करने पड़ेंगे, बट यही तो करना है आपने। तो देख लो, देखो 8,000 शेयर, तो ये इसका मतलब 8,000 मल्टीप्लाई बाय एक शेयर ₹10 का, तो 80,000 रुपये आपको यहां पर आ गया। अब सिक्योरिटी प्रीमियम कितना चाहिए सर? आपको 20% पर शेयर पे प्रीमियम लेना है। तो इसका मतलब 8,000 शेयर है, एक शेयर की वैल्यू ₹10, उसका 20% कितना होता है सर? ₹2। तो ₹2 आपको हर शेयर पे प्रीमियम लेना है, यानी कि 8,000 मल्टीप्लाई बाय 8,000 शेयर है ना, और ₹2 प्रीमियम लेना है, यानी कि 16,000 रुपये प्रीमियम लेना है। तो 96,000 रुपये आपके पास आ गया। अब देखो, अब हम रिडेम्पशन की एंट्री करेंगे, जो कि ऑब्वियसली बात है, आपको पता है कैसे करते हैं। कि सबसे पहले रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं। आई होप ये पता होगा आपको, ठीक है। कितने के थे? 1,30,000 रुपए के थे, क्योंकि आपको पीछे पता है 1,30,000 रुपए के थे। देखो, लेकिन प्रीमियम के साथ रिडीम करने, ऊपर लिखा होता कि प्रीमियम 10% का है, उसके साथ रिडीम करने हैं, तो 10% का प्रीमियम के डेट का तो वह लॉस है, तो प्रीमियम और रिडेम्पशन डेबिट हो जाएगा। प्रीमियम और रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 10% किसका? इसका 1,30,000 रुपए का। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि ₹100 का 10% निकालो और 1,300 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा भी कर सकते हो। एक शेयर की वैल्यू ₹100 है, तो उसको 10% ₹10 हो गया, एक और 1,300 से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी वही आएगा। इसका भी 10% निकालो, तब भी वही आएगा, आएगा 13,000 भाई। फिर आपका ये पहले आपको ड्यू ट्रांसफर करना होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, यहां मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं 1,43,000। फिर आप पेमेंट की एंट्री करोगे। पेमेंट की एंट्री करने से भी पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले ये जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का ये 13,000 रुपये प्रीमियम चाहिए, ये प्रीमियम की अरेंजमेंट कहां से होगी? पहले वो भी आपको इससे पहले एक एंट्री करनी है, ठीक है। इससे पहले ही आपको एंट्री करनी होती है वो। ये मैं आपको एंट्री नहीं करी मैंने, इससे पहले आपको एक एंट्री करनी है, वो मैं आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ। ये 5th एंट्री लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। 4th एंट्री देखो क्या होगी। सबसे पहले आपको पैसा अरेंजमेंट की एंट्री करनी है, वो प्रीमियम का पैसा कहाँ से आएगा? तो प्रीमियम का पैसा कहां से आएगा? ये प्रीमियम का पैसा यहां से आएगा, जो मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम मेरे पे आ गया शेयर को इशू करके 16,000 रुपये। तो 16,000 रुपये यहां से आएंगे। तो यहां से मैं सिक्योरिटी प्रीमियम जो मेरा क्रेडिट था ना पीछे, तो उसको क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 16,000 से, 16,000 थोड़ी करूंगा, प्रीमियम कितना चाहिए मुझे सर? 16,000 चाहिए ना, 13,000 रुपये चाहिए, तो 16,000 रुपये क्यों डेबिट करो पूरा का पूरा भाई? सिर्फ 13,000 ले लेता हूँ ना वहां से, चाहिए कितना? 13,000 रुपये, तो 13,000 ले लेता हूँ यहाँ से सर। और टू प्रीमियम और रिडेम्पशन अकाउंट में मैंने ले लिया, प्रीमियम और रिडेम्पशन अकाउंट क्रेडिट कर दिया, यानी कि प्रीमियम और रिडेम्पशन अकाउंट के लिए पैसा आ गया 13,000 रुपये। हो गई बात खत्म। अब आपने ये वाली फिर एंट्री करनी है, ठीक है। तो देखो सारा पैसा आ चुका है, 1,30,000 रुपये भी आ गया। कहां से आया 1,30,000 रुपये? एक तो आया कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से, ठीक है। और कहां से आया? ये देखो, एक तो यहाँ से 50,000 से आया, 50,000 यहाँ पर आए, और 80,000 यहाँ से आए, तो 1,30,000 रुपये आ गए। प्रीमियम का पैसा कहां से आया? यहाँ से आया। तो सबका पैसा आ चुका है। अब आप पेमेंट की एंट्री करोगे। पेमेंट की एंट्री सबसे लास्ट में करनी होती है, ठीक है। 6 एंट्री होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पहले 5th पेमेंट पीछे कर दी। तो पेमेंट की एंट्री होगी, क्योंकि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम पेमेंट दे रहे हैं। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब हम पूरी पेमेंट कर सकते हैं। वो कितने की है? 1,43,000 का पूरा मैंने उसको क्रेडिट करा था ना, प्रीमियम समेत पैसा दूंगा। तो ये हमारे ऐसा करना था क्वेश्चन। समझ आ गई बात पूरी? ये सारे जनरेटिव उम्मीद करता हूँ अच्छे से क्लियर है। देखो ये सारे मैं आपको नोट्स में जब दूंगा ना, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक नोट्स मिलेगा, लिंक मिलेगा, वो सारा इसका पूरा सोल्यूशन है उसके लिए, ठीक है। यही वाला देखो, ये सारी देखो जनरेटिव एक एक करके कर रखी है, ठीक है। ये देखो सब जनरेटिव एक एक करके कर रखी है, वही मैंने आपको करनी सिखाई है। और सारी जनरेटिव कब करनी है? जब रिडेम्पशन करा होता। रिडेम्पशन कब होता? लिखा हुआ ना ऊपर, 1 अप्रैल 2011 को लिखा हुआ था। यहां से देखो, ये देखो 1 अप्रैल 2011, ये देखो ये है ना। तो 1 अप्रैल 2011 को ही एंट्री सारी करनी है। समझ आ गई बात? अब बैलेंस शीट की एंट्री बात करें, तो बैलेंस शीट से पहले आपको एक बैंक अकाउंट भी बना सकते हो, क्योंकि बैलेंस शीट में ना बैंक अकाउंट भी जरूरी होता है। देखो बैंक अकाउंट से पहले आप ये बैलेंस शीट समझ लो। देखो बैलेंस शीट में कुछ नहीं करना, बस जो चेंजेस हुए ना उसको लिखना है। देखो फिक्स एसेट वही के वही आएंगे, बट इन्वेस्टमेंट यहाँ गायब हो गया। इन्वेस्टमेंट था ना, इन्वेस्टमेंट को गायब कर दिया, क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट बेच दी गई है। और शेयर देखो, अब यहां पर शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी,
देखो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर तो गायब हो गया ना यहाँ से, इक्विटी शेयर बढ़ गए, क्योंकि आपने एक तो पहले के शेयर थे 45,000, 8,000 और आगे, 8,000 और इश्यू कर दिया आपने, तो शेयर इक्विटी शेयर बढ़ गए। रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व नहीं आ गया 50,000 रुपए का, आगे कि नहीं आ गया। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी आएगा, देखो यहीं पे रिजर्व एंड सरप्लस में आता है वो भी, बट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 16,000 नहीं आएगा, बिकॉज 13,000 तो आपने प्रीमियम को पे करने में लगा दो, 3,000 ही बचा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखो सिर्फ 23,000 रुपए ही बचा, बिकॉज सारा पैसा आपने कैपिटल नेशनल रिजर्व बनाने में लगा दिया। आपको याद है ना वर्किंग नोट क्या हुआ था, वर्किंग नोट में क्या हुआ था, 80,000 रुपये पूरा बैलेंस था, 30,000 रुपये वहां से कम हुए, 30,000 रुपये का आपने इस्तेमाल नहीं किया, पूरे 50,000 बचे थे, पूरे 50,000 का 50,000 रुपये आपने सीआरआर में डाल दिया, तो कोई बचा ही नहीं उसमें बैलेंस, सारा तो इस्तेमाल हो गया, सिर्फ बचा 23,000 रुपये जो आपको रिटेन करना था, तो 23 के 23,000 रुपये यहाँ पड़े हुए, सन्ड्री क्रेडिटर वैसे के वैसे रहेंगे। अब आप, मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा था एक स्टार्टिंग में भी, अब आप देखो जो मेरा 1,30,000 रुपए का यहाँ पर कैपिटल आपने सॉरी रिडेम्पशन करा था प्रेफरेंस शेयर का, तो 1,30,000 रुपए का कम नहीं हुआ, बैलेंस शीट का टोटल बराबर आएगा। हाँ, बैंक अकाउंट का देखो फर्क आएगा बस, बैंक अकाउंट का देखो क्या फर्क आएगा, बैंक अकाउंट का फर्क ये आएगा, देखो बैंक अकाउंट आपको बना के दिखाना है, यानी कि बैंक वाले जो एंट्री है बस उसका एक लेजर बना देना है, ये बैंक अकाउंट बार बार आ रहा है एंट्री में, आप उसकी लेजर पोस्टिंग करनी है, बस बैंक अकाउंट बना दो। और मुझे उम्मीद है कि आपको लेजर पोस्टिंग आती होगी, 11वीं क्लास में पढ़ी है ना, तो बैंक अकाउंट बना नहीं सकते क्या आप, कि ये डेबिट है ये क्रेडिट है, तो जो डेबिट हो रहा है बार बार बैंक अकाउंट जहां पर, वो डेबिट साइड पर सारी एंट्री कर देनी है, बाकी क्रेडिट साइड पे। बैलेंस ब्राउट डाउन कहां से आएगा, जो आपका बैलेंस शीट में दे रखा था, बैलेंस शीट में कितना बैलेंस था, 63,000 पड़ा हुआ था, तो यहां से पहले बैलेंस ब्राउट डाउन करना है, फिर सारे बैंक अकाउंट की एंट्री करनी है। एंट्री जितने भी बैंक अकाउंट है, देखो सबसे पहले आपने शेयर इशू करे, पहले इन्वेस्टमेंट बेची आपने, तो टू इन्वेस्टमेंट 30,000 रुपये आए आपके पास, फिर शेयर इशू करे 80,000 रुपये आए, तो डेबिट साइड से बैंक अकाउंट बढ़ता है, सिक्योरिटी प्रीमियम है 16,000 रुपये का हाई डेबिट साइड पे, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करा आपने 1,13,000 में, यहाँ पर कम हो गया, तो बचा कितना बैलेंस 46,000 का, वो आपका बैलेंस शीट में जाएगा, वो जाएगा। अब आप देखो जरा ध्यान से, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपको उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आएगी, वो है आपका ये चीज कि 1,30,000 रुपए का देखो रिडेम्पशन हुआ, बट क्योंकि कंपनीज एक्ट यही कहता है कि, क्यों कहता है कंपनीज एक्ट कि सीआरआर बनाओ, इक्विटी शेयर इश्यू करो, क्यों कहता है, क्योंकि इसलिए कहता है कि ये 1,30,000 रुपए की कैपिटल कम नहीं होनी चाहिए, यहां से भले ही 1,30,000 रुपए लाइबिलिटी साइड से गायब हुए, बट अगर आप ध्यान से देखो लाइबिलिटी साइड पे 1,30,000 रुपए वो आए कहां पर, 1,30,000 रुपए देखो गायब जरूर हुए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर पे, बट यहाँ देखो 50,000 रुपए सीआरएल बना दिया उसका, और बाकी कहाँ गया, बाकी का कहाँ गया पैसा, बाकी का देखो ये 8,000 के जो शेयर इशू करे थे ना, 80,000 रुपए, 80,000 रुपए इसमें इंक्लूड है, तो 80,000 प्लस 50,000, 1,30,000 रुपए वैसे का वैसे दोबारा आपने यहाँ पर लाइबिलिटी साइड पे लिख दिया, इससे आपकी कैपिटल कम नहीं हुई, ये फर्क होता है बस। टोटल तो बदलेगा ही बदलेगा, बिकॉज बैंक अकाउंट बदल गया ना, बैंक अकाउंट से बदल गया, इक्विटी शेयर आपके पास ज्यादा आ गए, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फर्क आ गया, तो बैंक अकाउंट तो थोड़ा बदल, इसकी वजह से टोटल तो बदलेगा ही बदलेगा, क्योंकि पेमेंट तो करी है ना आपने भैया, टोटल तो बदलेगा बदलेगा, लेकिन मैं इसकी बात कर रहा था। उम्मीद करता हूं अच्छे से आपको समझ में आया होगा, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ला दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू सो मच।